दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था यानी सामाजिक एवं आर्थिक विकास का तीसरा भाग। इसके दो भाग हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे और अन्य विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन खंड में अर्थव्यवस्था खंड से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम तृतीयक क्षेत्र और राजकोषीय नीति से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख परीक्षोपयोगी तथ्यों को। उसके बाद हम राजकोषीय नीति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो भारत में तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, वित्त और वास्तविक संपदा, परिवहन, संचार और होटल आदि शामिल होते हैं। तो देखिए भारत में जो तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र है उसके अंतर्गत व्यापार, वित्त और वास्तविक स्थावर संपदा, परिवहन, संचार और होटल आदि का जो है कार्य शामिल है। अगला प्रश्न है, वानिकी, विनिर्माण, कृषि और विपणन में से तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। तो वानिकी, विनिर्माण, कृषि और विपणन में से जो तृतीयक क्रियाकलाप है वो विपणन है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर होता है वो कृषि है, और बैंकिंग और बीमा, निर्माण, परिवहन और संचार में से वह सेवा क्षेत्र जिसकी वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है। तो संचार सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों भारत में जीडीपी का सबसे बड़ा भाग जो है वो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान वर्ष या जो हम आर्थिकी से संबंधित जो करंट प्रश्न हैं उनको छोड़ देंगे दोस्तों, और उसके लिए आपको करंट डेटा में अर्थव्यवस्था का एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा। अगला देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का सही ह्रासमान क्रम क्या है। तो सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, दूसरे स्थान पर उद्योग और तीसरे स्थान पर कृषि क्षेत्र है। तो सबसे ऊपर सेवा क्षेत्र, फिर उद्योग और उसके बाद कृषि क्षेत्र। एक प्रश्न देखते हैं, 2012 से 2017 तक की अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर का क्रम जो है वो विश्व में कौन सा था। तो ये विश्व में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि का क्रम दूसरा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1980 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी ने क्या किया है। तो इसमें जो तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी रही है न घटने की प्रवृत्ति दर्शाई है। अगला प्रश्न है, 2011 से 2017 के मध्य कृषि, उद्योग तथा सेवा में से किस क्षेत्र की वृद्धि निरंतर हुई है। तो दोस्तों सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीयक या सेवा क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का योगदान या उसका अंश बढ़ता है। अब आइए देखते हैं राजकोषीय नीति और राजस्व यानी फिस्कल पॉलिसी एंड फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है। वित्त मंत्रालय। दोस्तों जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है। भारत में बजट का अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो बजट जो है इसका राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ये है वित्त मंत्रालय। दोस्तों वार्षिक आर्थिक समीक्षा जो प्रस्तुत की जाती है वो उसके बनाने का जो कार्य है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट एक लेख पत्र है। तो बजट किसका लेख पत्र है। सरकार की राजकोषीय नीति का। सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है बजट। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह जो थे उनके द्वारा भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? तो ये है वित्त मंत्रालय। और धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन, यह जानने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों ये जानने के लिए विविध अवधियों में विविध वर्गों के आय आदाताओं के आय के वितरण की जानकारी होनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत योजना में से एक कौन अन्य से भिन्न है? तो देखिए, इंदिरा विकास पत्र जो है वो राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत योजना से अलग है। अगला प्रश्न है, कुछ ऑप्शन है कि किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, लोक भविष्य निधि और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना में से जिस पर कोई आयकर छूट नहीं है? तो किसान विकास पत्र पर कोई आयकर छूट नहीं मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? तो ये हैं अर्थशास्त्री कॉल्डर। कॉल्डर ने सबसे पहले भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। अगला देखते हैं, व्यय, राजस्व, बैंकिंग विभाग और आर्थिक मामलों में से वह जो एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो बैंकिंग विभाग जो है वो वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है, जबकि व्यय, राजस्व और आर्थिक मामले ये वित्त विभाग के या वित्त मंत्रालय के विभाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजकोषीय नीति और राजस्व से संबंधित जो अगला प्रश्न है वो संघीय बिक्री कर के बारे में है कि संघीय बिक्री कर क्या है? तो दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिक्री कर और वैट और ऐसे करके जो अन्य कर थे अप्रत्यक्ष कर, उनको समाप्त करके अब एक जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा था तो देख लेते हैं, संघीय बिक्री कर क्या है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार और केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाने वाला जो कर है वो संघीय बिक्री कर होता है। अगला प्रश्न है, पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जो है उसके प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZP के 7190 के। इसमें P क्या दर्शाता है? तो P जो है दोस्तों ये व्यक्तिगत संकेतक होता है। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो पते के प्रमाण के रूप में पैन कार्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना कैसे प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों किस लिए? तो ये देखिए, ई सहयोग योजना आयकर विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न जो है वो देखिए यहाँ पे बजट से संबंधित है, लेकिन हम बजट के करंट आंकड़े देखेंगे। सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर और मार्ग कर में से भारत सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लिया जाता? तो जो टोल टैक्स है दोस्तों, मार्ग कर, ये जो है ये भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता, जबकि सेवा कर, शिक्षा कर और सीमा कर भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत प्रमुख कौन कौन से हैं? तो इनमें प्रमुख स्रोत जो हैं वो आपके निगम कर, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ आदि केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय बजटों में सबसे अधिक क्या होता है? तो आगम या रेवेन्यू व्यय जो होता है ये भारत के संघीय बजटों में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार के पूंजी बजट में किसे शामिल किया जाता है? तो सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम जो हैं ये सभी भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल होते हैं। गैर योजना व्यय के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो दोस्तों गैर योजना व्यय के अंतर्गत सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय और पिछली योजनाओं में निर्माण आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय शामिल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं? तो घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा राजस्व व्यय को घटाकर और सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाकर इसको राजस्व घाटे को या घाटे के बजट को इस घाटे को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी होती है? तो ब्याज की अदायगी जो है वो केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है। और इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, हाल के वर्षों में जो संघीय या केंद्रीय बजट होता है इसमें व्यय का सबसे बड़ा मद तो ये ब्याज की अदायगी है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के उपायों के रूप में कौन कौन से काम आ सकते हैं। तो देखिए, भारत में जो राजकोषीय घाटा है उस पर नियंत्रण पाने के उपायों में अधिकारी तंत्र की डाउनसाइजिंग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री और ऑफलोडिंग, ये जो हैं राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के उपायों में शामिल हो सकती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये करंट के प्रश्न हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर कथन और कारण से संबंधित प्रश्न हैं। कथन है, भारत में शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया है। कारण है कि शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, किसी देश में आय का पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है। तो आय का पुनर्वितरण करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, किस लिए। तो दोस्तों, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश या हिस्सा निर्धारित करने के लिए प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की स्थापना नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। तो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य जो है वो आय का बंटवारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह को नियुक्त किया गया था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी थे। यहाँ पर आइए देखिए, सही सुमेलन करना है वित्त आयोग और उनके अध्यक्षों से। तो देखिए, 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NPK साल्वे थे। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष KC पंत, 11वें के AM खुसरो और 12वें के डॉक्टर C रंगराजन थे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग और वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों, दोनों के द्वारा दी गई संस्तुतियां शासन पर बाध्य हैं। तो ये योजना आयोग और जो वित्त आयोग है उसके संबंध में ये दोनों ही कथन सही नहीं हैं, क्योंकि योजना आयोग और वित्त आयोग जो हैं उनकी संस्तुतियां शासन के लिए बाध्य नहीं हैं। अगला प्रश्न है, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है। तो केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध जो है दोस्तों, ये आपके करों के निर्धारण से है। अगला प्रश्न, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किसने की है। केलकर समिति ने। और जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट पेश की है उसे जाना जाता है केलकर कमेटी के नाम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायतों के लिए वित्तीयन के लिए सही स्रोत कौन से हैं। तो ये हैं वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय का अनुदान, केंद्रीय सहकारी बैंकों की सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन और राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन। ये पंचायतों के लिए वित्तीयन के सही स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में से राज्यों को वितरण के लिए कितना हिस्सा प्राप्त होगा। तो 42%। और 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों में राज्यों की भागीदारी जो है वो केंद्रीय करों में न्यूनतम प्रतिशत कितना था। तो ये था 32%। अगला प्रश्न है, भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारों की संस्तुति करते समय सबसे अधिक भार किसको दिया था। तो ये था वित्तीय क्षमता अंतराल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14वें वित्त आयोग के संबंध में सही कथन क्या है। तो इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। तो ये 14वें वित्त आयोग के संबंध में सही कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक मंदी के संदर्भ में सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो कर दरों में कटौती करना और सरकारी व्यय को बढ़ाना, ये जो है आर्थिक मंदी के संदर्भ में सरकार द्वारा कार्य किए जा सकते हैं। संघ सरकार में बजट के घाटों का घटता हुआ सही क्रम है। तो सबसे अधिक देखिए राजकोषीय घाटा, फिर आगम घाटा और उसके बाद आता है आपका प्रारंभिक घाटा। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलन करना है पद और व्याख्या।
राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता जो है वो राजकोषीय घाटा कहलाती है। बजटीय घाटा कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। और प्रारंभिक या प्राथमिक घाटा दोस्तों ऋणादानों और ब्याज अदायगियों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता प्राथमिक घाटा कहलाता है। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है? तो कुल व्यय यानी राजस्व प्राप्तियां पर ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां, ये राजकोषीय घाटे में शामिल होती हैं। तो राजकोषीय घाटा याद रखिएगा ये कुल व्यय से संबंधित होता है। राजकोषीय घाटा जिसमें राजस्व की प्राप्तियां, ऋणों की वसूली और विनिवेश से प्राप्तियों का योग होता है। अगला प्रश्न है यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा? अवशेष को सकल प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटा क्या है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व जो है वो बजटीय घाटा है। राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व ये राजकोषीय घाटा है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का योगदान सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक है। यदि प्राथमिक घाटे में से ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह किसके बराबर होता है? दोस्तों यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो ये राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। और राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान को घटाने पर हम क्या पाते हैं? तो राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान को घटाने पर प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था केंद्रीय बजट 2011-12 में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके माध्यम से करती है? तो बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति या लोक लेखा समिति के द्वारा करती है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। कथन है राजकोषीय घाटा बजटीय घाटा से बड़ा होता है, सही है। कारण है राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर और अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरे करना। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है दोस्तों। कैपिटल गेन टैक्स ये संपत्ति विक्रय पर लगता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तु के लिए। कस्टम ड्यूटी आयात पर और कारपोरेट टैक्स ये आय पर लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि देखिए भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत उपकर है। और आयकर के लगाने, उद्ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में सही कथन क्या है? दोस्तों आयकर या इनकम टैक्स जो है वो संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है और कर प्राप्तियों का स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है। भारत में आयकर के संबंध में सही कथन क्या है? तो यह एक प्रगतिशील और प्रत्यक्ष कर है। दोस्तों भारत में जो आयकर है वो व्यक्तियों के आय के ऊपर लगाया जाने वाला एक प्रगतिशील और प्रत्यक्ष कर है। स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है लेकिन संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं। तो याद रखिएगा स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र के द्वारा किया जाता है लेकिन संग्रह और विनियोजन राज्यों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। कथन है भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का एक इतिहास रहा है। कारण है कि भारतीय कृषि में पाश्चात्य देशों की तुलना में राज्य सहायता की मात्रा अधिक रही है। तो ये गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट मिनिमम अल्टरनेटिव कर का समावेश कब किया गया था? तो देखिए 1996-97 में पहली बार भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का प्रावधान किया गया था। मोड वेट किससे संबंधित है? तो मोड वेट इस उत्पाद कर से संबंधित है। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध किससे है? तो ये उत्पाद कर से संबंधित है, संशोधित मूल्यवर्धित कर। अगला प्रश्न है दोस्तों वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता क्या थी?
अब जो है वैल्यू एडेड टैक्स या वैट को समाप्त करके उसके स्थान पर एक एकीकृत कर प्रणाली जीएसटी लागू कर दिया गया है। तो प्रश्न है कि वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता क्या थी? तो यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली थी जो उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण पर हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है और यह वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उपभोग पर लगाया जाता था, जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता था। सेन वेट का संबंध किससे है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से सेन वेट संबंधित है। यहाँ पर देखिए समितियों का उनके अध्यक्षों से सुमेलन करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का विनिवेश सी रंगराजन, औद्योगिक रुग्णता संबंधी ओंकार गोस्वामी कमेटी थी, कर सुधार आरजे चलैया और बीमा क्षेत्र में सुधार संबंधी आर्यन मेहरोत्रा कमेटी बनाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपदा कर भारत में पहली बार लागू किया गया था। तो जो संपदा कर या संपत्ति कर है भारत में पहली बार 1957 में लागू किया गया था। संघीय सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किससे की जाती है? घरेलू उधार से। घरेलू उधार से संघीय सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर की वर्तमान दर भारत में कितनी है? तो दोस्तों ये प्रश्न अब आपका समाप्त हो गया है। सेवा कर की दर अब इस समय वर्तमान में 18% है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में देखा जाए तो जो सेवा कर है उसकी दर 18% है, जिसमें से राज्य का हिस्सा 9% और केंद्र का हिस्सा 9% होता है। भारत में सेवा कर को कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1994-95 में सेवा कर को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद के संबंध में कुछ विचार करना है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। ये सही है। और जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति को देहली निर्धारण भी करेगी। तो ये 1 और 2 सही हैं। भारत में जीएसटी या वस्तु और सेवा कर व्यवस्था कब से लागू की गई? तो दोस्तों 1 जुलाई 2017, याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू हुई है। और देखिए वैट से संबंधित जो मूल्य वर्धित कर था ये भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? हरियाणा में वर्ष 2005 में सबसे पहले लागू हुआ था। और बिक्री कर एक भारत के केंद्र शासित प्रदेश में नहीं लागू है, वो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। यहाँ पर जो है बिक्री कर लागू नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी है? तो ये है 10 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विनिवेश निधि जिसमें विनिवेश प्राप्तियां पहुंचती हैं उसके संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। तो दोस्तों सही कथन जो हैं वो हैं कि कुछ परिसंपत्तियां प्रबंधन कंपनियां निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती हैं और वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये कथन 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। दोस्तों कथन कारण से संबंधित है। इसमें कथन आपने जान लिया कि हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है, ये सही है। और कारण है कि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटा जाता है। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, लेकिन यदि यह विफल हुई तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? दोस्तों घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए जब जो है कागजी मुद्रा छापकर इसको पूर्ति किया जाता है तो विफल होने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए उपयोग की जाती है? तो ये आर्थिक विकास के लिए प्रयोग की जाती है घाटे की वित्त व्यवस्था। भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत किसने की थी? जेम्स विल्सन ने।
वह कर जो खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता। तो आयकर जो है वो खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों, उसे सीमा शुल्क या सीमा कर के रूप में जाना जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाए जाने वाला कर। दोस्तों, आय कर, उत्पादन कर, चुंगी कर और बिक्री कर में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो आय कर प्रत्यक्ष कर है, उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है, और देखिए बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और संपदा कर में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो जो संपत्ति कर है या संपदा कर वो प्रत्यक्ष कर होता है। दोस्तों, बिक्री कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं वो क्या होता है? तो दोस्तों, जो बिक्री कर होता है वो राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित किया जाने वाला कर था। अनुषंगी लाभ कर, ब्याज कर और प्रतिभूति लेन देन कर में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो ये तीनों ही कर आपके प्रत्यक्ष कर हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राजा जे चलैया, RJ चलैया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारत में कर सुधारों को लागू किया गया था। चलैया समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के सुधारों से चलैया समिति का संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की है? तो ये है केलकर कमेटी। केलकर कमेटी ने आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की है। भारत में सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, पूंजी लाभ कर और कंपनियों के लाभ पर कर में से एक का संबंध निगम आय से नहीं है। तो पूंजी लाभ कर का संबंध निगम आय से नहीं है। अगला प्रश्न है, उपहार कर, मनोरंजन कर, व्यक्तिगत आयकर और निगम कर में से वह कर जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो मनोरंजन कर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है तो राज्य सरकारों के द्वारा, और भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? यह है पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और धन तथा आय का न्यायोचित वितरण भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1929-30 की महान आर्थिक मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किसने किया था? प्रोफेसर JM केन्स ने सबसे पहले राजकोषीय नीति के उपाय का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वित्तीय नीति का संबंध किससे है? तो वित्तीय नीति का संबंध कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति से है। उत्पादन नीति, कर नीति, विदेश नीति और ब्याज नीति में से वह जो एक राजकोषीय नीति का भाग है। तो जो कर नीति है या टैक्सेशन पॉलिसी, ये राजकोषीय नीति का भाग होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना 1997 कब से लागू की गई थी? 1 जुलाई 1997 से वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है, इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कंपनी कर क्या है? तो कंपनी की आय पर लगने वाले कर को कंपनी कर कहा जाता है। यहाँ पर आइए देखते हैं, सही सुमेलन करना है। प्रकाशक और प्रकाशन, उद्योग मंत्रालय ये थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट का, और वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा संगठन का प्रकाशन करता है। सही सुमेलन करना है दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि नीति सन 2000 में लागू की गई थी, राष्ट्रीय मत्स्य नीति 2004 में, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2015 में, और 7वां वित्तीय आयोग आपका 1978 में गठित किया गया था। अगला देखिए, सही सुमेलन से संबंधित है। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार से संबंधित है। ट्राइसेम रोजगार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से, और नकदी रिजर्व अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो ये ऋण नियंत्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयकर, सार्वजनिक ऋण, वैट और अर्थ सहायकी में से वह जो सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है। तो अर्थ सहायकी, परिदान या सब्सिडी जो है वो सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है। निष्पादक बजट की अवधारणा कहाँ से ली गई है? निष्पादक बजट या परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था 31 मार्च 1997 को। निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव में से जिस एक का संबंध संघीय बजट से होता है वो है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से होता है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 जिसे राजस्थान में व्यवस्थापित कर दिया गया है इस उद्देश्य से कि ये सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में वर्ष 2003 में पारित किया गया था और FRBM विधेयक के अनुसार 2020-21 तक कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को कितना लाना है? तो दोस्तों 12.7% तक कर सकल घरेलू उत्पाद को लाना है। दोस्तों, संघ वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा अक्टूबर 2016 में आय घोषणा योजना 2016 के अंतर्गत 30 सितंबर 2016 तक घोषित काला धन जो था वो कितना था? तो ये दोस्तों 30 सितंबर 2016 में जो घोषित काला धन था 65,250 करोड़ रुपए था। अगला प्रश्न है, विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषित धन और पोर्टफोलियो निवेश में पूंजीगत लेखा की रचना नहीं करता है। तो विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश ये पूंजीगत लेखा की घोषणा या रचना नहीं करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें जो तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के बारे में जो प्रश्न बनते हैं, इसके अलावा राजकोषीय नीति से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को आपने पढ़ा। आगे के टॉपिक में हम आयोजना से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।